मॉर्निंग बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को इशू करती है और उसके सारे प्रोसेस को हमने समझा था। अब इसी टॉपिक में एक सब टॉपिक हमारे सामने आता है डिवेंचर्स को लेकर के, ऋण पत्र। तो देखिए पहली बात तो ये कि भाई जिस तरीके से कंपनी जो होती है वो अपनी शेयर कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए शेयर इशू करती है, लेकिन डिवेंचर्स जो इशू किए जाते हैं उनके पीछे एक मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है? देखो नॉर्मली कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जिन बंदों को शेयर इशू करती है वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उन्हें कंपनी में वोटिंग राइट भी होता है और उन्हें जो डिविडेंड जो प्रॉफिट कंपनी के द्वारा अर्न किया जाता है उसमें हिस्सा पाने का अधिकार होता है। लेकिन एक बात आती है डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उन पर डिविडेंड की रेट प्री फिक्स्ड नहीं होती है। कंपनी ईयर के एंड में डिसाइड करती है कि उनके ऊपर डिविडेंड कितना दिया जाना चाहिए। तो उसी डिविडेंड पॉलिसी के अंडर ये बात भी आती है, कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि भाई हम जो पैसा कंपनी को जो फाइनेंस चाहिए वो हम शेयर्स इशू करके लें या लोन के माध्यम से हम पैसा कलेक्ट करें। तो बेटा जो डिवेंचर्स हैं वो भी एक लोन के माध्यम से पैसा कलेक्ट करने का एक चैनल है हमारे सामने, जिसमें क्या होता है कंपनी एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी कॉमन सील और अथॉराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर करके उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक में इशू करती है। वो एक सर्टिफिकेट होता है जो इस बात पे एक्नॉलेज करता है कि कंपनी ने फला व्यक्ति जिसके पास में वो डॉक्यूमेंट है वो सर्टिफिकेट है उससे कंपनी ने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं तो कंपनी को कुछ फायदे भी होते हैं। मेनली कंपनी जब ये चाहती है कि भाई हम परमानेंटली कैपिटल नहीं रखना चाहते, हम कुछ टाइम पीरियड के लिए कैपिटल रखना चाहते हैं, या फिर कंपनी डिसाइड करती है कि भाई हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स में हम भागीदारी नहीं बढ़ाना चाहते, तो फिर कंपनी उस केस में डिवेंचर्स इशू करती है ताकि डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करके और कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उनके ऊपर ज्यादा प्रभार ना पड़े। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिवेंचर्स के बारे में, डिवेंचर्स के फीचर्स के बारे में, डिवेंचर्स के टाइप्स के बारे में और किस तरह से एक कंपनी की बुक्स में डिवेंचर्स को इशू जो किया जाता है उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम डिवेंचर की डेफिनेशन की बात करें तो डिवेंचर्स इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, यानी ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण की एक पावती होती है जो कंपनी के द्वारा अपनी सार्वभौम मुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, डिवेंचर्स के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखिए नॉर्मली जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं वो कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। दूसरी बात, कंपनी इन डिवेंचर्स को अपनी सार्वभौम मुद्रा यानी कॉमन सील के अधीन इनको इशू करती है। तीसरी बात, जो डिवेंचर्स होते हैं वो नॉर्मली कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अगली फीचर की हम बात करें तो बेटा डिवेंचर्स जो होते हैं उनके ऊपर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय अंतराल में कंपनी के द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। ऋण पत्र डिवेंचर जो होते हैं उनके जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, जो धारक होते हैं, उन धारकों को कंपनी में वोटिंग राइट नहीं होता, यानी वे कंपनी के ओरिजिनल ओनर नहीं होते, वे कंपनी के मालिक नहीं होकर के कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता होते हैं, लेंडर्स होते हैं। ठीक है, और ऋण पत्र जो होते हैं उनका कंपनी एक निश्चित तिथि के पश्चात रीपेमेंट कर देती है, यानी कि रिडम्पशन कर देती है, मतलब उनका शोधन कर देती है। यानी सामान्यतः एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का जो पैसा होता है वो एक निश्चित समाप्ति के पश्चात वापस लौटा देती है। तो ये कुछ फीचर्स है हमारे डिवेंचर्स की जिनको हमको ध्यान में रखना है। एक और बात हम बोल सकते हैं कि ऋण पत्र जो होते हैं वो कंपनी के ऋण का भाग होते हैं। ध्यान रखना, कंपनी के ऋण का भाग, पूंजी का भाग नहीं होते। शेयर जो होते हैं, शेयर कंपनी की पूंजी का पार्ट होते हैं, जबकि डिवेंचर्स कंपनी के लोन का पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिवेंचर्स के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं।
ऋण पत्रों के प्रकार। तो देखिए बेटा, ऋण पत्रों के जो प्रकार हैं वो हमारे कुछ बेसिस हैं, उन बेसिस पर ऋण पत्रों के प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन से प्रकार हमको बताए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर। तो बेटा, सुरक्षा के आधार पर जो ऋण पत्र है उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो होते हैं हमारे सिक्योर्ड डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर्स यानी कि सुरक्षित ऋण पत्र। तो बेटा, सुरक्षित ऋण पत्र हम उनको कहते हैं जब कंपनी ऋण पत्र जब निर्गमित करती है तो निर्गमन के साथ ही कंपनी इस बात को डिस्क्लोज कर देती है कि कंपनी के जो ऋण पत्र है वो कंपनी की जो स्थायी या चल संपत्तियां हैं उनके द्वारा क्या होंगे, वो प्रभावित होंगे। मतलब यदि फ्यूचर में मान लो कंपनी को नुकसान हो जाता है और ऐसी कंडीशन में जब रीपेमेंट की बात आती है तो जो सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं, जो सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं, उनके लिए ये बात होती है कि कंपनी के समापन की दशा में जब कंपनी की संपत्तियों को बेचा जाता है तो कंपनी की संपत्तियों को बेचने पर जो पैसा प्राप्त होता है उस पैसे से सबसे पहले इन डिवेंचर्स का रिपेमेंट किया जाता है। और दूसरे होते हैं हमारे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स यानी कि असुरक्षित ऋण पत्र। तो बेटा, असुरक्षित ऋण पत्र हम उन ऋण पत्रों को कहते हैं जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी के द्वारा कोई भी संपत्ति को सुरक्षित नहीं किया गया है, गिरवी नहीं रखा गया है, यानी प्रभावित नहीं किया गया है। ठीक है, एक बात को और ध्यान रखना, जो हमारे अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं, इनका एक दूसरा नाम और होता है और वो होते हैं हमारे नेक्ड डिवेंचर्स। नेक्ड डिवेंचर्स यानी कि नग्न ऋण पत्र। तो इस बात का भी आपको याद रखना है कि नेक्ड डिवेंचर या अनसिक्योर्ड डिवेंचर दोनों एक ही होते हैं। तो ये सुरक्षा के आधार पर हमारे ऋण पत्रों के प्रकार हुए। आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन यानी कि शोधन के आधार पर। तो जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर के टाइप पढ़े थे तो वहां भी हमने देखा था कि रिडेम्पशन के आधार पर दो प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते थे, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसी तरह से यहाँ डिवेंचर जो हम बात कर रहे हैं तो रिडेम्पशन के आधार पर डिवेंचर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं हमारे रेडीमेबल डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं हमारे इररेडीमेबल डिवेंचर्स। रेडीमेबल यानी कि शोधनीय ऋण पत्र। तो बेटा, शोधनीय ऋण पत्र हम उनको कहते हैं जिनका कंपनी एक निश्चित तिथि के पश्चात रिडेम्पशन कर देती है, यानी कि उनका रीपेमेंट कर देती है। ठीक है, और दूसरे होते हैं इररेडीमेबल डिवेंचर्स यानी कि अशोधनीय ऋण पत्र। तो बेटा, अशोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनका कंपनी अपने जीवन काल में रिडेम्पशन नहीं करती, यानी कि ऐसे ऋण पत्रों का जो पैसा होता है वो कंपनी केवल और केवल अपने जब समापन का टाइम आता है तो समापन के टाइम पर ही वापस लौटाती है। तो वो कहलाते हैं हमारे इररेडीमेबल डिवेंचर्स। और सामान्यतः इररेडीमेबल डिवेंचर जारी नहीं किए जाते। आगे अगले प्रकार की हम बात करें तो बेटा अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पंजीकरण के आधार पर भी आपके ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके रजिस्टर्ड डिवेंचर यानी कि पंजीकृत ऋण पत्र, और दूसरे जो हमारे होते हैं वो होते हैं बियरर डिवेंचर्स यानी कि बाहक ऋण पत्र। देखिए, जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं, पंजीकृत ऋण पत्र जो होते हैं, उनका मतलब होता है कि ऐसे ऋण पत्र जिनके जो धारक हैं उनका नाम कंपनी के स्टॉक रजिस्टर्ड में मेंशन होता है, लिखा हुआ होता है। और सामान्यतः ऐसे जो डिवेंचर होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर जो होते हैं, उन पर कंपनी के द्वारा जब पीरियडिकली इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो इंटरेस्ट उन्हीं व्यक्तियों को पे किया जाता है जिनका नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड है, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है।
तो वो कहलाते हैं हमारे रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। दूसरे होते हैं हमारे बीआरआर डिवेंचर्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम बाहक ऋणपत्र। तो बाहक ऋणपत्र बेटा जिस तरीके से चेक आपने पढ़ा होगा, चेक हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाइनर चेक, जिसको हम रेखांकित चेक कह सकते हैं, या अकाउंट पे चेक कह सकते हैं, क्रॉस्ड चेक इसको कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा बीआरआर चेक। तो आपने देखा होगा कि जैसे चेक अगर वो लाइनर है, यानी उसके कॉर्नर पर दो क्रॉस लाइन है, या उस पर लिखा हुआ है ओनली अकाउंट पे, तो इसका मतलब होता है कि उस चेक का पेमेंट आपको नगद में प्राप्त नहीं होता, बल्कि उस चेक के ऊपर जिस व्यक्ति का नाम लिखा होता है तो उस चेक का अमाउंट उस व्यक्ति के खाते में जमा किया जाता है। जबकि दूसरा होता है आपका बीआरआर चेक, यानी कि बाहक चेक। तो बाहक चेक की कंडीशन क्या होती है बेटा, बाहक चेक को आप ले जाकर के और बैंक में जो कैश विंडो है, उस कैश विंडो पर जब आप प्रेजेंट करते हो तो उस चेक को देख करके कैशियर आपको पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो इस बीआरआर चेक को बाहक चेक भी कहा जाता है। उसी तरीके से हमारे डिवेंचर होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर, और एक होते हैं हमारे बीआरआर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनका नाम पता कंपनी के पास स्टॉक रजिस्टर में रजिस्टर्ड होता है। लेकिन जो आपके बीआरआर डिवेंचर होते हैं, तो बेटा बीआरआर डिवेंचर यानी बाहक ऋणपत्र, बाहक ऋणपत्र का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास में ऋणपत्र का वो सर्टिफिकेट होता है, वो व्यक्ति ही उस ऋणपत्र का मालिक माना जाता है। ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, बाहक ऋणपत्रों के लिए ब्याज के लिए कूपन जारी करती है, और जो कोई भी व्यक्ति उन कूपन्स को कंपनी को प्रेजेंट करता है, कंपनी उन व्यक्तियों को इंटरेस्ट पे कर देती है। यानी कि यहाँ पर कंपनी ये नहीं देखती कि ये डिवेंचर किस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है, बल्कि जो कोई भी व्यक्ति ब्याज का वो कूपन प्रेजेंट करता है, कंपनी के द्वारा उसको ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे ऋणपत्रों का ब्याज कोई भी व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है। जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं बेटा, उनको अगर हम बेचते हैं तो उनको बेचते टाइम हमको कंपनी के पास रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है, लेकिन जो बाहक ऋणपत्र है उन्हें हम स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं। अगला जो हमारा डिफरेंस का बेसिस आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर के आधार पर ऋणपत्रों के प्रकार। तो बेटा ब्याज की दर के आधार पर जो ऋणपत्र है हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरे हमारे होते हैं जिनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि निश्चित ब्याज दर वाले ऋणपत्र। तो बेटा निश्चित ब्याज दर वाले ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं जिन पर ब्याज की दर कंपनी के द्वारा पहले से ही फिक्स कर दी जाती है, और एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात कंपनी के द्वारा उस निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। दूसरे हमारे जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो इंटरेस्ट रेट डिवेंचर्स के नाम से इनको जाना जाता है। ये ऋणपत्र वे ऋणपत्र होते हैं जिन पर कंपनी के द्वारा ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं की जाती, और हम यहाँ तक कह सकते हैं कि सामान्यतः कंपनी के द्वारा इन ऋणपत्रों पर पीरियडिकली ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। तो ऐसी दशा में कंपनी जो अपने डिवेंचर होल्डर होते हैं, जो ऋणपत्र धारक होते हैं, उनको जो ब्याज का नुकसान होता है, उस ब्याज के नुकसान की पूर्ति करने के लिए कंपनी क्या करती है, इन ऋणपत्रों को, जो जीरो इंटरेस्ट रेट वाले ऋणपत्र होते हैं, शून्य ब्याज दर वाले जो ऋणपत्र होते हैं, उन्हें कंपनी हाई डिस्काउंट पर इशू करती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करें कि मान लीजिए 10 रुपए का डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, उसको कंपनी क्या करती है, 6 रुपए में इशू कर दिया। कंपनी ने कितने में इशू कर दिया, उसको 6 रुपए में इशू कर दिया। अब जब फ्यूचर में इन डिवेंचरों का रिडेम्पशन होगा, तो रिडेम्पशन किस पर होगा, या तो फेस वैल्यू पर होगा या प्रीमियम पर होगा। समझ में आई बात? तो जब कंपनी इनका रिडेम्पशन करेगी, तो रिडेम्पशन मान लो 10 रुपए में करती है, तो यहाँ पर देखो कंपनी से जो डिवेंचर होल्डर्स थे उन्होंने ऋणपत्र खरीदा था 6 रुपए में, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पर कंपनी कितने पैसे वापस लौटाएगी, उनको 10 रुपए वापस लौटाएगी। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डरों को 4 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं।
ये 4 रुपये माना जाएगा कि उस डिवेंचर की जो भी कोई टाइम पीरियड उसका रहा है, उस टाइम पीरियड का क्या है, ये इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे ये डिवेंचर हो गई। एक टाइप हमको और डिस्कस करना है इसका, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट प्रायोरिटी, यानी कि पुनर्भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। इसका मतलब समझ में आया आपको? पुनर्भुगतान की प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब होता है कि किसी दूसरे की तुलना में पहले उसको महत्व देना, और पुनर्भुगतान का मतलब हम जानते ही हैं, रिडेम्पशन, यानी कि निश्चित समय के बाद उनका पैसा वापस लौटाना। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट प्रायोरिटी, पुनर्भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर जो आपके ऋण पत्र हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके फर्स्ट डिवेंचर्स और दूसरे होते हैं आपके सेकंड डिवेंचर्स। प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। तो प्रथम ऋण पत्र यानी कि फर्स्ट डिवेंचर, फर्स्ट डिवेंचर हम उन डिवेंचर्स को कहते हैं जिनका पुनर्भुगतान यानी जिनका रिडेम्पशन, जिनका शोधन जो बाकी के ऋण पत्र हैं उनकी तुलना में पहले किया जाता है। जिस तरीके से पूर्वाधिकार अंशधारियों को दो अधिकार थे, एक तो लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार और एक कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार। तो किससे? इक्विटी शेयर्स से। मतलब इक्विटी शेयर्स को लाभांश देने से पहले कंपनी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश पे करती है। उसी तरीके से जो फर्स्ट डिवेंचर होते हैं, प्रथम ऋण पत्र होते हैं, जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है तो पहले प्रथम ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो फिर वो सेकंड डिवेंचर्स के लिए यूज किया जाता है। सेकंड डिवेंचर्स हम उन डिवेंचर्स को कहते हैं जिनका शोधन फर्स्ट डिवेंचर्स यानी प्रथम ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात उनका शोधन किया जाता है, वो कहलाते हैं आपके सेकंड डिवेंचर्स। तो बेटा इस तरीके से आपके डिवेंचर के जो टाइप्स हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। सिंपल लैंग्वेज में आपको इनको सारी बातों को याद में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिवेंचर्स और शेयर्स, इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो देखिए बेटा, हम समझते हैं इस चीज को, डिवेंचर्स और शेयर्स में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अंशों और ऋण पत्रों में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम बात करें ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप यानी कि स्वामित्व। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स जो होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर माने जाते हैं, कंपनी के मालिक माने जाते हैं, जबकि डिवेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं माने जाते। ठीक है, दूसरे डिफरेंस की हम बात करें यहां पर, तो दूसरा डिफरेंस आ जाता है हमारा वोटिंग राइट। वोटिंग राइट यानी मताधिकार, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं, इसीलिए शेयर होल्डर्स को और मोस्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की सभा में वोटिंग राइट होता है, यानी कि मत देने का अधिकार होता है। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक नहीं होते, बल्कि कंपनी के लेंडर्स होते हैं, कंपनी के ऋणदाता होते हैं, इसीलिए इन्हें कंपनी की सभा में वोटिंग राइट नहीं होता, इन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता। अगली बात अगर हम डिफरेंस की करें तो अगला आता है हमारा डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो हमको पता है कि जो शेयर्स होते हैं हमारे, इन शेयर्स के ऊपर कंपनी के द्वारा क्या पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है, यानी कि लाभांश का भुगतान किया जाता है। जबकि जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स के ऊपर कंपनी के द्वारा किसका पेमेंट किया जाता है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। अगले अगर डिफरेंस की हम बात करें तो यहां पर हमारा डिफरेंस आ जाता है कन्वर्जन के बेस पर। कन्वर्जन, तो देखिए
जो शेयर्स होते हैं वो नॉर्मली शेयर्स को कंपनी जो है डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं करती है, जबकि डिवेंचर्स जो होते हैं वो डिवेंचर्स कंपनी के द्वारा शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन के बेस पर अगर हम दोनों में बात करें तो शेयर्स को कन्वर्ट डिवेंचर्स में नहीं किया जाता, जबकि जो डिवेंचर होते हैं उनको कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन अपने पास में रखती है। अगले डिफरेंस की हम बात करें यहाँ पर तो ये रिस्क को लेकर के हो सकता है। तो बेटा जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स पर जो रिटर्न होती है उस रिटर्न यानी कि डिविडेंड जो होता है उसकी रिस्क डिवेंचर्स की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उन इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की रेट कंपनी के द्वारा प्रीफिक्स नहीं की जाती, और दूसरी बात शेयर्स पर डिविडेंड कंपनी तभी पे करती है जब कंपनी के पास में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स पर कंपनी के द्वारा क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, और इंटरेस्ट की दर क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनकी रिस्क, उनकी जोखिम जो होती है वो शेयर्स की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर रिस्क की मात्रा क्या पाई जाती है बेटा, कम पाई जाती है। अगली बात करें हम यहाँ पर तो आता है चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, लाभों पर प्रभार, लाभों पर प्रभार। तो ध्यान दीजिए कि बेटा जो आपके शेयर्स होते हैं, शेयर्स पर कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड पे किया जाता है तो सामान्यतः वो डिविडेंड जो होता है, वो लाभांश जो होता है वो कंपनी के लाभों पर प्रभार में होकर के लाभों का नियोजन होता है। अब लाभों पर प्रभार और लाभों पर नियोजन में क्या अंतर है, तो इस बात को हमको समझ लेना है बहुत अच्छे से। ये बात हमारे पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग है उस टॉपिक में भी हमारी यूज होगी। जब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, प्रभार का मतलब होता है कि ऐसा कोई बर्डन है जो कंपनी को चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो, कंपनी को एनी कंडीशन उनको क्या करना पड़ता है, पे करना ही पड़ता है, पे करना ही पड़ता है। तो वो तो कहलाते हैं चार्ज यानी कि प्रभार। और दूसरी बात हमारी किसकी होती है, नियोजन की होती है। किसकी होती है बेटा, नियोजन की होती है। तो नियोजन, लाभों का नियोजन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में लाभ है, अगर हमारे पास में लाभ है तो हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और लाभ नहीं है तो नहीं करते। तो देखिए, नॉर्मली शेयर्स पर क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। और डिविडेंड सामान्यतः प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन होता है, लाभों का नियोजन होता है, लाभों पर चार्ज नहीं होता। क्योंकि अगर कंपनी के पास लाभ है तो डिविडेंड दिया जाता है, लाभ नहीं है तो कंपनी डिविडेंड देने से मना कर देती है। इसलिए इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट्स नहीं माना जाता, बल्कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। जबकि डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है तो बेटा डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट कंपनी के लिए चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, लाभों पर प्रभार होता है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट्स हो या ना हो, कंपनी को एक निश्चित दर से अपने ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। आगे हम बात करें अगर सिक्योरिटी, सुरक्षा, तो सुरक्षा के आधार पर देखें तो बेटा जो शेयर्स होते हैं, नॉर्मली हमारे शेयर्स जो है वो कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनके द्वारा सिक्योर्ड नहीं होते। लेकिन डिवेंचर्स के बारे में हमने 2 मिनट पहले ही जब डिवेंचर्स के टाइप पढ़े थे तो वहां भी हमने डिस्कस किया था कि डिवेंचर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर्स जो हैं वो सुरक्षित होते हैं, किनके द्वारा, कंपनी की स्थायी संपत्तियों के द्वारा। अगले डिफरेंस की हम बात करें, इशू एट डिस्काउंट यानी कि बट्टे पर निर्गमन। तो देखिए बेटा, कंपनी जो होती है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स को कंपनी केवल या तो एट पार इशू कर सकती है या एट प्रीमियम इशू कर सकती है, या तो एट पार इशू कर सकती है या एट प्रीमियम इशू कर सकती है। लेकिन जो डिवेंचर्स होते हैं, ध्यान रखना, डिवेंचर्स को कंपनी एट पार भी इशू कर सकती है, एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है, और एट डिस्काउंट भी कंपनी के द्वारा डिवेंचर्स को इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पर शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करती,
जबकि जो डिवेंचर्स होते हैं वो कंपनी के द्वारा डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं। अगली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो शेयर्स की बात करें, शेयर यानी कि शेयर का मतलब है हिस्सा, हिस्सेदारी किसमें होती है, ठीक है। तो जो शेयर्स होते हैं वो शेयर किसका हिस्सा होते हैं बेटा, तो शेयर कंपनी की किसका हिस्सा होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं, कंपनी की पूंजी का हिस्सा होते हैं। जबकि जो डिवेंचर्स होते हैं हमारे, तो डिवेंचर्स जो है वो कंपनी के लोन का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं बेटा, लोन का पार्ट होते हैं। दूसरी बात हम अगर करें अगली, तो यहाँ डिफरेंस हम ले सकते हैं पीरियड बेसिस, समय अवधि बेसिस। तो नॉर्मली जो हमारे शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ करके नॉर्मली हमारे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कंपनी के द्वारा लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं। किस इशू जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। और इनका रिडेम्पशन कंपनी कब करती है, जब समापन होता है तभी करती है। इनका इशू जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी दीर्घकालीन होता है। जबकि बेटा डिवेंचर्स जो होते हैं उन डिवेंचर्स को कंपनी लॉन्ग टर्म और मिड टर्म, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि लोन तीन तरह का होता है, तीन प्रकार के अवधि के आधार पर लोन का वर्गीकरण किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, यानी अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। तो डिवेंचर्स जो होते हैं वो मध्यकालीन और दीर्घकालीन होते हैं। ये डिवेंचर्स मध्यकालीन भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए भी हो सकते हैं। जबकि शेयर्स जो होते हैं वो नॉर्मली बेटा हमारे कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म ही होते हैं, दीर्घकालीन ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे नॉर्मली शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंसेस थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर में से हमको 8 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का होगा। तो जो 1 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस में आपसे वो जो डिवेंचर्स के टाइप हैं उन टाइप्स के बेस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेक्ड डिवेंचर्स, नग्न ऋण पत्रों से आप क्या समझते हो, ठीक है, या बियरर डिवेंचर्स से आप क्या समझते हो, या फिर वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। और ध्यान रखना, आजकल बोर्ड ने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी थोड़ा अच्छा बना लिया है। उसमें वो आपसे नॉर्मली ये नहीं पूछता कि शेयर और डिवेंचर में कोई एक डिफरेंस लिखिए, बल्कि वो आपसे ये कहता है कि कन्वर्जन के बेस पर शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस बताओ, या फिर हम बात करें रिस्क के बेस पर, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स के बेस पर, लाभों पर प्रभार के आधार पर अंश और ऋण पत्र में अंतर बताओ। तो इस बेस के आधार पर जब आपसे डिफरेंस पूछता है तो हमको सारी बातें अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इन सभी बातों को बिल्कुल सरल दिमाग से शांतिपूर्वक समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपको लगता है किसी बात को लेकर के, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, ठीक है। बाकी सारी बातें सरल और सहज तरीके से जब हम समझते हैं तो हमको वो धीरे धीरे 2-4 बार रिपीट करने के बाद में ऑटोमेटिकली याद भी रहने लग जाती है। हमको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सब चीजों को बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से और मल्टीपल रिवीजन के बेस पर हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे डिफरेंसेज हुए। अब आगे हम बात करते हैं अकाउंटिंग को लेकर के, जिसमें से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। डिवेंचर्स को कंपनी जब इशू करती है तो किस तरह से उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, उनके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए, समझते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स, ध्यान दीजिएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिए, जब हमने शेयर्स को इशू पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक तो इशू के प्रकार और एक इशू के ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ इशू और निर्गमन के उद्देश्य। तो वो 2 बातें हमारी यहाँ पर भी लागू होती हैं। तो एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं। जब मैंने शेयर्स का टॉपिक आपको स्टार्ट किया था तो शेयर इशू करने के जो उद्देश्य हैं वो मैंने आपको 2 उद्देश्य बताए थे। एक उद्देश्य था हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और दूसरा मैंने बताया था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी नगद के लिए अंशों का निर्गमन, और दूसरा था हमारा नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। तो शेयर इशू करने के कितने ऑब्जेक्टिव थे? 2।
ध्यान रखना, शेयर इशू करने के कितने ऑब्जेक्टिव थे? 2, नगद के लिए और नगद के अतिरिक्त, ठीक है। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, डिवेंचर्स इशू करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऋणपत्र निर्गमन करने के जो उद्देश्य हैं, बेटा वो 2 न होकर कितने हैं? 3 उद्देश्य होते हैं। ऋणपत्रों को निर्गमित करने के कितने उद्देश्य होते हैं? 3। और कई बार बोर्ड एग्जाम में जो 1 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन ये बनता है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ऋणपत्र निर्गमन करने के उद्देश्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ऋणपत्रों के निर्गमन करने के कितने उद्देश्य होते हैं? हमारे 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं तो मैं आपको समझाऊं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि निर्गमन के उद्देश्य। तो हमारा पहला उद्देश्य होता है इसमें फॉर कैश यानी नगद के लिए ऋणपत्रों का निर्गमन। दूसरा होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। और तीसरा जो इसको उद्देश्य आता है वो आता है डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज यानी समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। ध्यान दीजिएगा बेटा, ऋणपत्रों के निर्गमन करने के कितने उद्देश्य? 3। फॉर कैश नगद के लिए, जब कंपनी अपने ऋणपत्रों का निर्गमन करती है और निर्गमन के बदले कंपनी को क्या मिलता है? कैश मिलता है, नगद मिलता है, तो हम कहेंगे डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश। लेकिन जब कंपनी ऋणपत्रों का निर्गमन तो करती है बट निर्गमन के बदले कंपनी को कैश नहीं मिलता, बल्कि या तो कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, बिल्डिंग खरीदी, पेमेंट करना है, तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए कंपनी कैश देने के बजाय अपने डिवेंचर्स इशू कर सकती है। यहां जब कंपनी ने अपने डिवेंचर्स इशू किए तो बदले में कंपनी को कोई कैश प्राप्त नहीं हुआ, तो इस केस को हम बोलेंगे डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए ऋणपत्रों का निर्गमन। और तीसरा जो केस आता है डिवेंचर्स इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों का निर्गमन। देखिए होता क्या है, कभी कभी कंपनी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है कैश की, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? बैंक से लोन लेती है। अब जब बैंक से लोन लेती है तो सामान्यतः बैंक जो होता है जब भी कभी लोन देता है तो कुछ ना कुछ अपने पास में क्या रखता है? गिरवी रखता है, सिक्योरिटी के रूप में रखना चाहता है। अब कंपनी के पास में ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉपर्टी ना हो गिरवी रखने के लिए, तो कंपनी क्या करती है? अपने खुद के ऋणपत्र गिरवी के रूप में, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास गिरवी रख करके क्या ले लेती है? लोन ले लेती है। ऐसे केस में होता क्या है? कंपनी ने लोन ले लिया और अब एक निश्चित टाइम होता है, अगर उस निश्चित टाइम पर रीपेमेंट कर देती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट नहीं करती तो बैंक जो है उसको अधिकार होता है कि वो डिवेंचर्स जो कंपनी ने बैंक के पास गिरवी रखे थे उनको एक्टिवेट मानते हुए या तो उनके ऊपर वो इंटरेस्ट की मांग कर सकता है या उन डिवेंचर्स को मार्केट में बेच करके अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो इस केस में क्या क्या काउंटिंग एंट्रीज होती है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है डिवेंचर इशू करने के कितने ऑब्जेक्टिव है? 2। शेयर इशू करने के केवल हमारे ये 2 ऑब्जेक्टिव थे, जबकि डिवेंचर में तीसरा भी शामिल हो जाता है। अगली बात हम करें यहाँ पर, तो डिवेंचर इशू करने के टाइप्स की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था कि शेयर इशू करने के 2 टाइप थे, यानी शेयर्स को 2 प्रकार से कंपनी इशू कर सकती थी। एक तो था हमारा एट पार यानी कि सममूल्य पर निर्गमन, और दूसरा था हमारा एट प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, प्रब्याजी पर अंशों का निर्गमन। इसी तरह से डिवेंचर्स जो होते हैं, डिवेंचर भी कंपनी इशू करती है। तो बेटा ध्यान रखना, डिवेंचर्स को कंपनी जो है वो 3 प्रकार से इशू कर सकती है। कितने प्रकार से इशू कर सकती है? 3 प्रकार से। पहला होता है हमारा एट पार यानी कि सममूल्य पर अंशों ऋणपत्रों का निर्गमन। दूसरा होता है हमारा एट प्रीमियम यानी कि प्रब्याजी पर निर्गमन, और तीसरा जो हमारा आता है वो आता है एट डिस्काउंट यानी कि बट्टे पर ऋणपत्रों का निर्गमन।
तो ध्यान रखना, ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी कितने प्रकार से कर सकती है? 3 प्रकार से, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, तो इन बातों को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ही बातें 1 नंबर वाले क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखती है। कई बार बोर्ड एग्जाम में इस कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछ लेता है कि क्या एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। अब यहाँ पर कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम शेयर्स को लेकर के पढ़ते हैं कि शेयर्स का कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करती। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में हमको एग्जाम में क्वेश्चन को गलत आंसर नहीं देना है। शेयर्स का कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं करती, लेकिन ऋण पत्र जो होते हैं, डिवेंचर्स जो होते हैं, उनका कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे हम इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात करते हैं कि डिवेंचर्स जब इशू किए जाते हैं तो उनको लेकर के क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज कंपनी के द्वारा की जाती है। ऋण पत्रों का निर्गमन। तो देखिए बेटा, मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव बताए थे तो वो 3 बताए थे। उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर कैश, नगद के लिए। तो जैसे शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि शेयर्स को जब कंपनी नगद के लिए इशू करती है तो उसमें भी 2 कैटेगरी थी, एक तो लमसम इशू और एक इंस्टॉलमेंट में इशू। तो वो कंडीशन हमारी यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। डिवेंचर्स को जब कंपनी इशू करती है तो उनका पैसा लमसम भी ले सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। अकाउंटिंग एंट्रीज हमको किस तरीके से करनी है, तो बेटा हमको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारे कंसेप्ट हमारे वो शेयर की अकाउंटिंग एंट्री है, वो के वो ही रहने हैं, बस हमको केवल 2 बातों का चेंज करना है। एक तो क्या चेंज करना है, जैसे शेयर्स वाले टॉपिक में जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे थे तो जहां पर भी आप शेयर वर्ड यूज कर रहे थे उसकी जगह पर हमको डिवेंचर वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है? डिवेंचर। एक बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि शेयर वाले टॉपिक में जो ड्यू वाली हम एंट्री करते थे, तो ड्यू वाली एंट्री में हम एंट्री बनाते थे तो एंट्री लिखते थे टू शेयर कैपिटल। क्या लिखते थे हम? टू शेयर कैपिटल। तो यहां पर बेटा हमको टू शेयर कैपिटल की जगह पर क्या लिखना है? टू डिवेंचर्स वर्ड को यूज करना है। किसको यूज करना है? टू डिवेंचर्स वर्ड। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं आपको कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो पहली एंट्री शेयर इशू के टाइम पर हम क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? हम यही एंट्री बनाते थे। लेकिन जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो देखो यहां पर शेयर वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ गया? शेयर। तो इस शेयर की जगह पर हमको क्या लिख देना है? डिवेंचर लिख देना है। क्या लिख देना हमको? डिवेंचर। यानी डिवेंचर पर एप्लीकेशन मनी को प्राप्त करने की हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर लमसम है तो, इंस्टॉलमेंट में है तो अलॉटमेंट को अलग कर देंगे, एप्लीकेशन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है। और जब सेकंड एंट्री हम इसको ड्यू करने की बनाएंगे तो देखिए जो शेयर को ड्यू करते थे तो हमारी एंट्री बनती थी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? यही एंट्री हमारी बनती थी। लेकिन जब हम डिवेंचर को ड्यू करेंगे तो ये शेयर की जगह पर क्या आ जाएगा? आपका डिवेंचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका डिवेंचर। और यहां पर ये शेयर कैपिटल की जगह पर क्या जाएगा? डिवेंचर वर्ड आपको यहां पर लिख लेना। आगे बात समझ में? इस तरीके से बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो जब हम डिवेंचर पर एप्लीकेशन मनी को प्राप्त करने की एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अगर इंस्टॉलमेंट में है, और लमसम है तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और जब ड्यू की एंट्री बनाओगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR और टू डिवेंचर अकाउंट। एक बात का और ध्यान रखना, डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है तो हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया है कि डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो प्री फिक्स्ड होती है। तो क्वेश्चन में भी हमको ये मिलता है, डिवेंचर्स के आगे हमको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा 9% डिवेंचर। अब ये 9% क्या बीमारी है? तो बेटा 9% का मतलब है कि ये डिवेंचर्स जो है, इन डिवेंचर्स के ऊपर 9% की रेट से क्या मिलना है? इंटरेस्ट मिलना है। ये 9% क्या है? डिवेंचर्स की ब्याज दर है। क्या है ये? ब्याज दर। तो जब आप ड्यू वाली एंट्री बनाते हो तो ड्यू वाली एंट्री में जब हम लिखेंगे टू डिवेंचर्स
तो इसके आगे आपको ये 9%, 10%, 12% जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो इंटरेस्ट रेट भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ये इंटरेस्ट रेट आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिखो या ना लिखो, लेकिन जब ड्यू वाली एंट्री में जहां पर हम कैपिटल की जगह पर डिवेंचर वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर हमको इंटरेस्ट की रेट को जरूर से जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये कैश में जब लमसम होता है तो हमारी एंट्री बनती है। अगर इंस्टॉलमेंट वाले मुद्दे की हम बात करें कि जब डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं और पेमेंट कैसे लिया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है, तब क्या केस बनेगा, हमारी एंट्री क्या बनेगी। तो देखिए समझते हैं इन चीजों को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन को प्राप्त करने की एंट्री बनाते हैं। तो शेयर वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। उसके बाद में इसको ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री शेयर वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहां हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर और टू जितने भी परसेंट है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं यहां पर 9% डिवेंचर अकाउंट। आई बात समझ में। इस तरीके से ये दोनों एंट्री हमारी किसकी हो गई, एप्लीकेशन की हो गई। तो अगला नंबर हमारा किसका आएगा, अलॉटमेंट का। तो पहले आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे तो उसकी एंट्री बनेगी हमारी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर और टू जितने भी परसेंट है वो डिवेंचर अकाउंट। आगे बात समझ में, ये डिवेंचर को ड्यू कर दिया, उसके बाद में इसको रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने की आपकी एंट्री वही बननी है क्या, बैंक अकाउंट डीआर और जो प्राप्त किया वो सीआर, यानी कि टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आगे बात समझ में, ये हम जो एंट्रियां पढ़ रहे हैं किस पर है, ये डिस्काउंट एट पार। कैसी है ये, एट पार यानी कि सममूल्य पर। ठीक है, अगर मान लो डिस्काउंट पर इशू किया गया है, कहां इशू किया गया है, ये तो एट पार है। अगर डिस्काउंट पर इशू हम बात करें तो देखिए क्या एंट्री बनेगी आपकी। अगर मान लेते हैं कि डिस्काउंट कहां पर है, अलॉटमेंट पर, क्योंकि जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता तो हम अलॉटमेंट पर ही मानते हैं, तो ये वाली एंट्री हमारी बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके ऊपर। लेकिन जब हम डिवेंचर को ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर डिस्काउंट पर जब कंपनी इशू करती है, मतलब 10 रुपए के डिवेंचर को कंपनी 8 रुपए में इशू कर रही है, 7 रुपए में इशू कर रही है, 9 रुपए में इशू कर रही है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू से कम मूल्य पर उसको इशू किया जा रहा है। तो कंपनी जितना भी पैसा कम ले रही है वो कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है, कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। और लॉस की जब हम एंट्री करते हैं तो लॉस को क्या करते हैं, हम डीआर करते हैं। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री इस तरीके से बनेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी डीआर और टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। आगे बात समझ में, यहां पर डिस्काउंट के लिए हम जो अकाउंट खोलेंगे तो वो अकाउंट होगा हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और जो भी आपका डिस्काउंट का अमाउंट है वो डिस्काउंट का अमाउंट इसके सामने लिख दिया जाएगा, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, पूरी फेस वैल्यू का पार्ट आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अगर मान, और बाकी रिसीव वाली एंट्री हमारी सेम हो जाएगी इसी तरीके से, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट लेस करके अमाउंट हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर मान लो प्रीमियम पर कंपनी इशू कर रही है, एट प्रीमियम कंपनी के द्वारा इशू किया जा रहा है, तो उस कंडीशन देखो बेटा, ये जो शुरू वाली एंट्री है वो तो सारी सेम बननी है। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पर है तो अलॉटमेंट वाली एंट्री की हम बात करेंगे, तो अलॉटमेंट वाली जो ड्यू वाली एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और यहां आ जाएगा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आगे बात समझ में, ये प्रीमियम का अमाउंट हमें लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा पर कंपनी इशू कर रही है, ज्यादा पे इशू कर कंपनी क्या, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो कंपनी क्या होगा, फायदा होगा, और फायदे को हम क्या करते हैं, सीआर करते हैं, इसलिए इसे क्या किया जाएगा, सीआर किया जाएगा। ये जो डिस्काउंट होता है ये कंपनी के लिए बेटा क्या होता है, कैपिटल नेचर का लॉस होता है, जिसकी पूर्ति कैपिटल नेचर के लाभों से की जाती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम के